अप्रॉक्स 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेली वॉल्यूम मार्केट के अंदर क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो कैसे होता है, उसके पीछे के एक्चुअल रियल प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखा है। मैंने आपको बता रखा है डिटेल सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल होता है, कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल होता है, हेज फंड्स का क्या रोल होता है, कॉर्पोरेशंस और रिटेलर्स का क्या रोल होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। आज हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए बात करने वाले हैं, ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्या रोल होता है इनका मार्केट के अंदर, कैसे मैनिपुलेशन, कैसे एक्यूमुलेशन और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरा का पूरा आप फेज देखते हो वो कैसे क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। इन सब के बारे में डिटेल से आज हम लोग बात करने वाले हैं। करना आपको यह वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इसके बारे में मैंने जो ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर रखा है उसका प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। सेंट्रल बैंक्स को बोलते हैं किंग्स ऑफ मार्केट। ये एक्चुअल किंग्स होते हैं मार्केट के। क्यों होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, अभी मैं सब डीप में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आपको। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं मार्केट मेकर्स, ये होते हैं एक्चुअल मार्केट मेकर्स जो मार्केट को क्रिएट करते हैं, जो मार्केट को मूव करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जहां तक भी हो, चाहे लॉन्ग रन के लिए अगर बुलिश हो या फिर बेयरिश हो। हेज फंड्स जो बार बार आप टर्म सुनते हो, इंस्टीट्यूशंस, वो यही हेज फंड्स वाले होते हैं जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। कॉर्पोरेशंस ये होते हैं इनविजिबल प्लेयर्स, बड़े बड़े टेक जायंट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे एप्पल हो गया, टोयोटा हो गया, ये सारे आते हैं कॉर्पोरेशंस के अंदर। और रिटेलर्स तो आपको पता ही है कौन है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अभी बात करें तो जो सेंट्रल बैंक्स होता है, जो मैंने आपको बताया, अप्रॉक्स 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेली वॉल्यूम मार्केट के अंदर जनरेट होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स का। कैसे होता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स, ये टोटल जो वॉल्यूम है इसका 73% का कंट्रीब्यूशन होता है इनका मार्केट के अंदर। समझ सकते हो कितना बड़ा और कितना मेजर रोल होता है। और उससे भी ज्यादा, उससे भी बड़ा जो रोल होता है, ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स में से मोर देन 50%, मोर देन 50%, सही सुना आपने, ये होता है कमर्शियल बैंक्स का वॉल्यूम। सोच सकते हो कितना बड़ा इनका रोल होता है मार्केट के अंदर और क्यों इनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है। वहीं अगर बात करें हेज फंड्स का, तो इनका रोल होता है, इनका वॉल्यूम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 12%, कॉर्पोरेशंस का होता है 9.5% और रिटेलर्स का होता है 5.5%, जो कि एंड ऑफ द डे एक लिक्विडिटी की तरह वर्क करता है मार्केट के अंदर। अब बात करेंगे ये सारे के सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं, कैसे मार्केट को रन करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। सिंपल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर ले और उसके बाद बात करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स होता है। अब मेजर हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसको मैं कंक्लूड करूंगा। सिंपल देखो, तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये करते हैं रूल्स को सेट, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ये उसको सेट करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। सेंट्रल बैंक्स का काम टॉप पॉइंट वन है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। ये करते हैं, सेट करते हैं रूल्स को, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, ये क्या करते हैं, मॉनेटरी जो पॉलिसीज होता है, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होता है उसको ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन, सेंट्रल बैंक्स वाले। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या था कि ये जो रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी आते हैं उनको ये सेट करते हैं। और दूसरा है कि ये मॉनेटरी पॉलिसीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शंस होता है मार्केट का, यानी कि कब कंटिन्यू बुलिश रहेगा या फिर कब कंटिन्यू बेयरिश एक फेज रहेगा, उस मार्केट को, वो जो मार्केट का जो लॉन्ग डायरेक्शनल मूव होता है उसको ये लोग डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है। ये हो गया आपका सेंट्रल बैंक्स का रोल। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होकर मार्केट को क्रिएट करते हैं और रन करते हैं। कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल होता है, ये इनका रोल होता है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाया गया है, समझना इस चीज को, मैंने आपको बताया था कि ये लोग पॉलिसीज को बनाते हैं, रूल्स को सेट करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक का काम है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बनाया हुआ जो भी पॉलिसीज है उनको ये लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर है। देख सकते हो कैसे ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये जो भी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक बनाता है
उसको कमर्शियल बैंक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मार्केट के अंदर। क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये होते हैं एक्चुअल मार्केट मेकर्स, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये होते हैं एक्चुअल मार्केट मेकर्स, क्योंकि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स में से मोर देन 50% का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स द्वारा ही मार्केट के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। क्लियर। जो भी आप एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आप पोजीशंस देखते हो, जो भी आप फेज देखते हो मार्केट का, वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है। ये रोल हो गया कमर्शियल बैंक्स का। अब बात करते हैं हम लोग हेज फंड्स के बारे में। हेज फंड्स क्या करता है, हेज फंड्स करता है कि जो मैक्रो ट्रेंड्स होता है, ठीक है, जो मैक्रो ट्रेंड्स यानी कि लार्जर ट्रेंड्स, हम लोग क्या है, हम लोग रिटेलर्स हैं, हम लोग सिंपल देखते हैं कि हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि बुलिश है, चाहे वो 15 मिनट पे हो गया या फिर 10 मिनट पे हो गया या फिर 30 मिनट पे, हम लोग यही चेकआउट करते हैं। तो ये लोग जो है हेज फंड्स वाले, ये मैक्रो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं वो माइक्रो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और जो हेज फंड्स वाले होते हैं वो मैक्रो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो सिंपल क्या है, पहला पॉइंट है कि ये मैक्रो ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, यानी कि ये एनालाइज करते हैं अच्छे से कि क्या मार्केट लंबे टाइम के लिए बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट, बात करते हैं जो भी सेंट्रल बैंक का, यानी कि जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को। मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट पॉइंट, वो इसी को फॉलो करते हैं। यानी जितने भी हेज फंड्स वाले होते हैं, वो जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था आपको सेंट्रल बैंक का, कि वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, वो उसी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को ये लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कौन, हेज फंड्स वाले, इंस्टीट्यूशंस वाले। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ये लोग क्या करते हैं कि लार्ज डायरेक्शनल बेट्स लगाते हैं मार्केट के अंदर। यानी कभी कभी आप देखोगे कि अचानक से न्यूज आता है कि कोई क्रैश कर गया, चाहे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या फिर कोई भी XYZ, आप सुनोगे न्यूज में आता है कि ये क्रैश कर गया, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा लॉस जो अचानक से क्रैश आता है, उसमें हेज फंड्स वालों का ही होता है। और बहुत सारे लोग, जो आपने ऑलरेडी सुना होगा जब बिटकॉइन का क्रैश आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सुसाइड वगैरह कर लिया था, जो छोटे छोटे हेज फंड्स होते हैं, जो एक्चुअल में वो करते क्या है कि छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा छोटा मनी को हो गया, लेकिन वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है जिसको मैनेज करते हैं। वो लोग अचानक से जो मूवमेंट आता है मार्केट में, अचानक से क्रैश आता है या फिर अचानक से जो बुलिश मूवमेंट आता है, उसमें वो लोग कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, जो सडन मूवमेंट होता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, देखो, इनका काम यही होता है कि सेंट्रल बैंक्स का जो डायरेक्शन होता है उसको फॉलो करना और लार्ज डायरेक्शनल बेट्स लगाना मार्केट के अंदर। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो जब मैं, चाहे एनालिसिस होगा या जो भी होगा, उसमें मैं क्लियर आउट कर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही मैं हर एक का रिप्लाई जरूर से करूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कॉरपोरेशंस का, जो होते हैं इनविजिबल प्लेयर्स। हाँ, ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे एप्पल हो गया, टोयोटा हो गया, और भी जितने भी सारे मल्टीनेशनल जो अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को रन करता है, ये होते हैं वो कॉरपोरेशंस। इनका 9.5% का जो वॉल्यूम होता है, डेली वॉल्यूम में इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 9.5% का। क्लियर है। तो अब इनका क्या रोल होता है, ये कैसे कनेक्टेड होता है, सिंपल देखना, इनका मेन जो बिजनेस होता है वो होता है करेंसी एक्सचेंज का। क्लियर है। इनका जो कॉरपोरेशंस वाले होते हैं, इनका मेन जो बिजनेस होता है वो होता है करेंसी एक्सचेंज का। कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको एग्जांपल से, फिर से मैं बता रहा हूं कि देखो, जैसे कि एप्पल कंपनी हो गया, ठीक है, वो अगर यूरोप के अंदर मार्केटिंग कर रहा है, अपना आईफोन सेल कर रहा है, तो वहां से वो क्या अर्न कर रहा है, यूरोस को अर्न कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि वो यूरोप के अंदर कर रहा है काम, तो वहां से अर्न कर रहा है यूरोस को। अब वो यूरोप से जब अपना पैसा लेके आएगा कहाँ, जहां वो एक्चुअल है, यानी यूएसए में। तो जब यूएसए में पैसा लेके आएगा तो क्या करेगा, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स वगैरह हो गए या फिर इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन से तो नहीं, कमर्शियल बैंक वगैरह से वो लोग क्या करते हैं, अपने मनी को एक्सचेंज करते हैं। यानी कि वहां से यूरो लेके आया, तो अब यूरोस तो चलेगा नहीं अमेरिका के अंदर, तो वो क्या करेंगे, बड़े बड़े बैंक्स वगैरह के थ्रू अपना जो मनी होता है उसको वो एक्सचेंज करते हैं। तो इनका जो मेजर रोल होता है वो होता है करेंसी एक्सचेंज का। अब बात करते हैं
ये लोग करते क्या है, ये जो अपना जो वॉल्यूम होता है, जो मार्केट में कंट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे करते हैं? ये लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रेडिक्टेबल फ्लोज होता है मार्केट में, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि अचानक से कहीं से स्पाइक आया मार्केट के अंदर, या फिर कहीं से कोई न्यूज आया, या फिर कुछ भी आया, तो उसी प्रिडिक्टेबल फ्लो के को जो होता है ना, ये और ज्यादा पुश करते हैं। यानी आप अचानक से कभी देखोगे कि मार्केट जब बुलिश हुआ, अचानक से कहीं बड़े बड़े कैंडल्स का क्रिएशन हुआ, वॉल्यूम इन्फ्यूज हुआ, तो वहां से जो टेक ओवर कर जाता है ना कहीं ये कॉरपोरेशंस का भी रोल होता है, और ये लोग फर्दर मार्केट को और ज्यादा पुश करते हैं। अब देखो, मान लो कि पॉइंट ए से मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, क्लियर है, यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल्स के साथ मूव कर रहा है, फिर थोड़ा सा डाउन आया, अचानक से एक बड़ा सा कैंडल बना। जैसे ही कुछ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ये लोग देखते हैं, ये लोग अपना जो मनी होता है वो इसमें इन्फ्यूज करते हैं, और यहाँ से कंटिन्यू लेके चले जाते हैं, रन करते हैं आगे तक। तो देखो, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जब भी मूव करता है, कहीं से भी कहीं मूव करता है, या फिर आप देखोगे कि अचानक मार्केट गिरते चला गया या फिर उठते चला गया, तो वहां पे कोई ना कोई होता है जो उस वॉल्यूम, वहां पे वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, यानी मार्केट के जो मूव्स होते हैं उनको क्रिएट करने में, उनको मेंटेन करने में मदद करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉरपोरेशंस का भी हाथ होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, जो मंथली और क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आता है, जैसे बड़े बड़े कंपनीज का आप देखोगे कि रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे इंडियन मार्केट में ही अगर आप देख लो, तो वहां पे जब भी एचडीएफसी का आप क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तब आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अच्छा आया तो बैंक निफ्टी ऊपर, अगर खराब आया तो बैंक निफ्टी नीचे। तो वैसा ही कुछ रोल इनका भी होता है कॉरपोरेशंस का, जो भी मंथली या फिर क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उनके बेसिस पे एक डायरेक्शन मिलता है मार्केट को, और वहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपने मनी को मार्केट में डाल के और वहां से ग्रो करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब फाइनल बात करते हैं हम लोग रिटेलर्स के बारे में, इनका क्या रोल होता है, इनका क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में। तो बेसिकली जो स्मार्ट रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जो स्मार्ट रिटेलर्स होते हैं, यानी कि आपको सीखना पड़ेगा मार्केट, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को, फॉरेक्स मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है। ये ऐसा नहीं है, जो भी रिटेलर्स, आप और मैं, जितने भी हैं सारे के सारे रिटेलर्स ही हैं। तो हमें क्या करना होगा, अपने एजुकेशन को, यानी अपना जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट है उसको इंक्रीज करना होगा, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना होगा, सीखना होगा चीजों को। ये कोई लक फैक्टर नहीं है कि आप आए और मार्केट में पैसा डाला और आप तुरंत रातों रात करोड़पति हो गए, नहीं। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको लर्निंग फेज से गुजरना ही पड़ेगा। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो स्मार्ट रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फ्लो होता है मार्केट को, उसको वो फॉलो करते हैं, यानी कि अगर बुलिश है तो वो उसी फ्लो में बाइंग बाइंग बाइंग, जहां से भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो बाइंग करेंगे, अपना जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट्स होगा वो रखेंगे और निकल जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं जो इमोशनल होते हैं, जो इमोशन, जिनका इमोशंस हावी होता है, उनका क्या रोल होता है रिटेलर्स का। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब भी न्यूज वगैरह होता है, न्यूज में आप देखोगे कि मार्केट अचानक से कहीं स्पाइक या तो ऊपर या फिर डाउन के लिए लगाता है, तो वहां पे क्या होता है कि वो न्यूज के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मार्केट में ट्रैप होता हुआ, या फिर लिक्विडेट हो गया, या फिर अकाउंट खाली हो गया। तो वो इन्हीं के साथ होता है, हमारे और आपके जैसे रिटेलर्स के ही साथ होता है, जो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो इमोशनल होकर ट्रेडिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूज ट्रेडिंग के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, या फिर मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर जाने की वजह से, यानी कि मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो ना करते हुए मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर जाके, देखो आपका कोई रोल नहीं होता है मार्केट को मूव करने का, ये चीज समझना जरूरी है। रिटेलर्स का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का मैं बता रहा हूँ, रिटेलर्स का सिर्फ 5.5% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है डेली वॉल्यूम के अंदर। तो ना ही ये मार्केट मेकर्स हैं, ना ही ये मार्केट के किंग्स हैं। तो इन्हें क्या होगा, इन्हें फॉलो करना है सेंट्रल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, जो भी इनका डिसीजंस होता है, जो भी इनका डायरेक्शन होता है, उसी को फॉलो करते हुए इन्हें ट्रेडिंग करना होता है, और उसी में अपना प्रॉफिट जो होता है वो जनरेट करना होता है। क्लियर है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और लास्ट में जो होता है कि जो रिटेलर्स का सबसे बड़ा रोल होता है
कि ये जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स मार्केट के अंदर होते हैं, उनका ये लिक्विडिटी का काम करते हैं। ये उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू एक लिक्विडिटी की तरह मार्केट में वर्क करते हैं। ठीक है, पोजीशंस को थोड़े टाइम के लिए, जैसे 2 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे के लिए भी बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जो पोजीशंस को होल्ड रखते हैं मार्केट में। कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट होते हैं काफी, जो स्कैल्प करके निकल निकल गए, अपना ज्यादा लालच नहीं किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं वो लास्टली एक लिक्विडिटी, या फिर आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल आपने मार्क किया है, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देके जैसे ही रिटेलर्स ने एंट्री प्लान किया बाई साइड के लिए, मार्केट गिर जाता है। तो इनका काम होता है, मेजर जो काम होता है रिटेलर्स का, कि ये बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा और आपका क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ सीखना, लर्निंग माइंडसेट और अच्छे से अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट को मेंटेन करके ही हम मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस, मार्केट का कंट्रोल किसी और के पास है, मार्केट के अंदर रोल किसी और का है। बस हम एक छोटे से प्लेयर हैं जो कि कहीं हमें बस एंटर करके छोटा सा प्रॉफिट लेके अब निकल जाना होता है। सिर्फ हमारा इतना ही रोल है मार्केट के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, कैसे एक दूसरे से सारे के सारे कनेक्टेड हैं, ये क्लियर आउट हुआ होगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो सेंट्रल बैंक्स का मेजर रोल क्या करता है क्या नहीं करता है कमर्शियल बैंक्स का, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस या फिर नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर फॉरेक्स मार्केट, फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक कमेंट जरूर से करना। थैंक यू वेरी मच।